हेलो साथियों, आज हम अपने चैनल पे जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात करें, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि स्पेस टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट पर वीडियो बनाना भी स्टार्ट कर दीजिए। तो जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या है, आजकल जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि भारत का जो इसरो है वो लगातार इट इज़ हैविंग अ लॉन्ग स्ट्राइड इन वर्ल्ड सिनेरियो। पूरे विश्व में जो है बहुत लंबी छलांग मारी है इसरो ने, और इसरो ने कई सारे ऐसे एग्जाम्पलरी काम किए, कमेंडेबल अपलॉडेबल वर्क किए हैं, और इसके कारण जो है पूरे विश्व में भारत की जो है धाक भी बन गई। तो जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भारत की सरकार भी ये सोच रही है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इसके चलते क्या हो रहा है कि जो है जितने भी एग्जाम्स हैं, पेपर्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। पिछले कई 5 साल से 4 साल से मैं हमेशा हर पेपर में एक स्पेस टेक्नोलॉजी पर जरूर क्वेश्चन देखता हूं, और कई क्वेश्चन पेपर में तो मैंने 2 से 3 क्वेश्चंस भी देखे हैं। 100 में से 2 से 3 क्वेश्चन स्पेस टेक्नोलॉजी से आना, इट इज़ लाइक अनप्रिडिक्टेबल। ये पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आजकल ऐसा होने लग गया है। तो हम लोग जो है स्पेस टेक्नोलॉजी पर बात कर रहे हैं। तो चैनल की ये क्लास को शुरुआत करने से पहले मेरा ये नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है ना। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है या आपको लगता है कि पहले है ना इस चैनल पर ये वाला वीडियो बना दीजिए, तो आप मुझे मैसेज कर दिया करिए, और मैं विद इन जो है 2-3-4 डेज़ में वो वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। तो आप ज़रूर जो है मेरे को सजेशन देते रहें समय समय पर, है ना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। तो मैं कंटिन्यू करता हूं इस लेक्चर को। देखिए, बेपी कोलंबो मिशन ये एग्जाम में आया हुआ था, है ना। बेपी कोलंबो मिशन जो है, सबसे पहले तो ये बेपी कोलंबो मिशन किसने बनाया था, है ना, कौन सी 2 संस्थाएं थी। तो एक तो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और एक है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसको हम लोग जाक्सा कहते हैं, जाक्सा। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एजेंसी ने इसे बनाया था, ठीक है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, और उसके नाम की फुल फॉर्म क्या है, वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके अलावा अमेरिका में कौन कौन सी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम करती है, ये बात आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी बहुत अच्छा काम कर रही है आजकल, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन्होंने बेपी कोलंबो मिशन जो है वो बुध ग्रह पर भेजा था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो है ना मरकरी जो प्लैनेट है, जो कि नियरेस्ट टू द सन, सबसे पास में है, उस पर ये मिशन भेजा था। तो बुध ग्रह के अध्ययन से संबंधित है। तो बेपी कोलंबो किसने भेजा है, ये प्रश्न आया था एग्जाम में। तो आपको ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा ने और बुध ग्रह पर भेजा था। और विशेषकर ये किसका अध्ययन करेगा कि कैसे इसका क्या इतिहास रहा, इस ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा है ना, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, और इसकी सतह, सरफेस के अध्ययन के लिए। आपको ये नोट में पता होगा, मैं आपको जियोग्राफी के अंदर पूरा टॉपिक भी कवर करने वाला हूँ ब्रह्मांड के ऊपर, जो कि कम से कम 4-5-6 लेक्चर कम से कम होंगे ब्रह्मांड के ऊपर। मैं बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जल्दी ये भी आ जाएगा। तो बुध ग्रह जो है 88 दिनों में जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मंगल कितने दिनों में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है ना, ये बात मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और मुझे ये भी बताइए कि वह कौन सा प्लैनेट या ग्रह है जो जिसका रोटेटिंग पीरियड, मतलब अपने अक्ष पर घूमने का जो समय है, वो सबसे कम किस ग्रह का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। सबसे कम किसका है रोटेटिंग, और सबसे ज्यादा किसका है ना, किस ग्रह का है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइए। तो बेपी कोलंबो मिशन आपको क्लियर हो गया होगा, एंड इट इज रिलेटेड टू मरकरी, मरकरी से रिलेटेड है। तो आपको जो है मैं बाइलिंगुअल दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके साथ संवाद रखूंगा। तो देखिए आगे आ रहा है भुवन मिशन। ये भुवन जो मिशन है ये भारत का मिशन है, इसरो ने बनाया है, और ये एक जियो पोर्टल है, ठीक है। तो जिस तरह से आपने देखा है गूगल अर्थ पे आप है ना कोई भी मैपिंग इमेज, जहां पर मैं बैठा हूं, मेरा घर है, तो ऊपर से सैटेलाइट इमेज के माध्यम से क्या है देख सकते हैं कि मेरे घर की लोकेशन क्या है। तो उसी तरह से भारत ने अपना जो है ना इंडिजीनस का मतलब क्या होता है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और इंडिजीनस की स्पेलिंग भी लिखिए। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है ना, वोकैबुलरी वाले सेक्शन में इंग्लिश में। तो भुवन मिशन जो है गूगल अर्थ से ही मतलब इंस्पायर है, और कुल मिला के इट इज अ जियो पोर्टल। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार सुर्खियों में रहा है ना, चीन
देखिए ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये जो आज का जो लेक्चर है, इसके बाद में मैं आपको बेसिक बातें भी बताऊंगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, पीएसएलवी जीएसएलवी क्या होते हैं, है ना, और किस तरह से उपग्रह भेजे जाते हैं। तो इन सभी की चर्चा जो है मैं आगे आने वाले सभी लेक्चर्स में करता रहूँगा, है ना। कई जो होते हैं भूतुल्यकारी, है ना, तो लियो जियो और मियो क्या होते हैं, इन सभी के बारे में, पलायन वेग क्या होता है, इन सभी के बारे में जो टेक्निकल जो इंसाइट है वो मैं आपको लगातार देता रहूँगा। तो आज जो है एक बेसिक मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से मिशंस जो है काम कर रहे हैं विश्व में। तो देखिए चीन 2020 तक एक आर्टिफिशियल एंड तक ऐसी उम्मीद थी कि एक आर्टिफिशियल मून बना लेगा, और जो है इसका विशेष पर्पस क्या था, इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए। और ये क्या करेगा, एक है ना पूरे शहर को जगमगा देगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि शहर में उजाला हो जाएगा, और इसकी वास्तविक चंद्रमा से, वो चंद्रमा वो वाला जो पूर्णिमा के दिन होता है उसकी तुलना में 8 गुना ज़्यादा इसमें ऊर्जा या जो है लाइट दिखेगी। तो आपको याद रखना आर्टिफिशियल मून किसने बनाया, चीन ने बनाया, राइट। इसके बाद में ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आने वाले भविष्य में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है देखो अभी बताता हूँ। प्रथम देश जिसने एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रह पर अपना रोवर भेजा। देखो एक तो आपको ये पता होना चाहिए रोवर क्या होता है। तो जो हमने मंगलयान पर भेजा था प्रज्ञान रोवर, आपको याद होगा, माफी चाहता हूँ, आपको याद होगा चंद्रमा के ऊपर हम लोग रोवर भेजने वाले थे, है ना, प्रज्ञान रोवर जो चंद्रयान 2 में, है ना। तो प्रज्ञान रोवर क्या था कि नीचे उसके पहिए होंगे, वो अपने आप गति करता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा, जैसे एक रोबोटिक डिवाइस करती है। तो जो जाक्सा है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, उसने एक रियुगु मिशन, ये रियुगु मिशन है ना, एग्जाम में कई सारे पेपर में आ लिया, और वर्तमान में जो है ये रियुगु मिशन क्या करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है ना कि बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह हैं, जिनको हम लोग इंग्लिश में एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। वहाँ पर ये जो मिशन है, मतलब ये जो रोवर है वो उतरा, वहाँ से मटेरियल उठाया, मटेरियल उठाने के बाद में अभी ये वापस से अर्थ की ओर, है ना, वापस से पुनः पृथ्वी की ओर आ रहा है। तो आप मुझे बताइए कि लगभग ये कौन सी दिनांक को जो है पृथ्वी पर वापस पहुंच जाएगा, और उस मटेरियल पे हम लोग रिसर्च करके पता कर सकते हैं कि इस ब्रह्मांड की, इस पृथ्वी की, इस सौर मंडल की उत्पत्ति का कारण क्या रहा होगा, है ना। तो क्षुद्र ग्रह भी कहीं ना कहीं सूर्य से ही बने हैं, जिस प्रकार पृथ्वी का उत्पत्ति भी जो है सूर्य से हुआ है। तो रियुगु मिशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाक्सा से रिलेटेड है और ये एस्ट्रॉइड से रिलेटेड है, राइट। अब आ रहे हैं, बात कर रहे हैं हम चैंग E4 मिशन। ये चाइना ने भेजा और ये चंद्रमा पर भेजा, है ना, चाइना के चंद्रमा पर भेजा। और ये कौन से वाले भाग पे भेजा, डार्क साइड पे। डार्क साइड का मतलब क्या है तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए हम चंद्रमा का केवल अधिकतम 59% भाग ही देख सकते हैं, और उसके पीछे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चंद्रमा का केवल हम 59% ही क्यों देख पाते हैं। हम कभी भी चंद्रमा का 41% भाग नहीं देख सकते। तो फिर कारण क्या है। देखिए चंद्रमा का जो रिवोल्यूशन पीरियड है और रोटेशन पीरियड है, मतलब चंद्रमा अपने अक्ष पर जितने दिन में घूमता है उतने ही दिन में क्या है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो इस गति के कारण क्या है, चंद्रमा का एक ही फेस पृथ्वी के सामने रह पाता है, तो पीछे वाला फेस कभी भी पृथ्वी के सामने नहीं आ पाता। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि चंद्रमा का लगभग जो है, जैसे पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है, लेकिन पूरे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगभग 365 से 1/4 दिन में लगा लेती है। तो आपसे मेरा प्रश्न ये है कि चंद्रमा का घूर्णन काल, है ना, रोटेशन पीरियड, और चंद्रमा का परिक्रमण काल जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, यह समय कितना है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया व्हाट इज द डार्क साइड ऑफ मून। और यहाँ पर जो है चीन अपना चैंग E4 मिशन भेजने वाला है। ये भी एक प्रकार का रोवर होगा। इसका विशेष उद्देश्य ये है कि चंद्रमा पर कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं उनकी खोज करके, और चंद्रमा वहाँ पर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करने की प्लानिंग बना रहा है, क्योंकि चाइना इज़ अ इम्पेरियलिस्टिक कंट्री, मतलब वो साम्राज्यवादी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा है ना हर जगह को एक्सप्लोर कर करके क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करके अपने आप को सबसे शक्तिशाली बनाने चाहता है देश। ना चाइना के बारे में ये पॉलिसी याद रखना, है ना। तो यही चाइना की चेकबुक पॉलिसी भी है कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर बन के उभरना चाहता है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। ये चीज़ क्लियर होगी जिस प्रकार से भारत में
PSLV GSLV के माध्यम से सैटेलाइट भेजे जाते हैं, वैसे चाइना में लॉन्ग मार्च के माध्यम से सैटेलाइट भेजे जाते हैं। तो इसे लॉन्ग मार्च 3B से भेजा जाएगा और चीन द्वारा ये क्यों भेजा जा रहा है कि वहाँ पर खनिज तत्वों के बारे में पता चल पाए। तो जो मैंने आपको बात बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। और देखिए लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। चंद्रमा का 59% पृथ्वी से देखा जा सकता है, लेकिन 41% भाग कभी नहीं देख सकते क्योंकि उसका रोटेशन पीरियड एंड रिवॉल्यूशन पीरियड इज सिमिलर, राइट। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको वाकई में क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो मैं टेक्नोलॉजी, मैं आपको ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, है ना, और इंग्लिश, इन सभी पर बिल्कुल डीपर इंसाइट दूंगा, एक एक पिक्चर क्लियर करूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें जो वाकई में स्टूडियस हैं। आपके छोटे बहन भाइयों को भी दिखा सकते हैं ताकि उनमें अभी से पढ़ने की प्रवृत्ति आ जाए। और यदि एक शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि यदि आप पढ़ते हैं तो हमेशा दहाड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप शिक्षा के माध्यम से आपको पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस दिशा में आप शिक्षित करें और अपने छोटे भाई बहन जो भी इस तरह के एस्पायरेंट्स हैं उन्हें ज़रूर सजेस्ट करेंगे चैनल के बारे में। थैंक यू। सो चीन की सतह, है ना, चीन जो है ऐसा कौन सा पहला देश है जिसने ना चंद्रमा की सतह पर कपास उगाई है? तो आपको याद रखना है वो चीन है। ये मिशन आपके एग्जाम ये है ना अपने HSSC में भी पूछ लिया है और UPSC में भी कई बार पूछ लिया, ड्रैगन फ्लाई मिशन। तो ड्रैगन फ्लाई जो मिशन है ये कब जाएगा? देखिए मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये ईयर्स भी पूछे जा सकते हैं। 2026 में ड्रैगन फ्लाई मिशन जाएगा। और यह सैटर्न का जो सबसे बड़ा मून है, आपको ये बात आप मुझे क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हाल ही में कौन से ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह बन गए? एक साथ 20 उपग्रह खोजे गए थे उसके, और इसके कारण क्या है, उसने एक ग्रह को पछाड़ दिया। उपग्रहों की जो सैटेलाइट्स हैं, तो आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा सैटेलाइट किस ग्रह के हैं और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सैटेलाइट किस किस ग्रह के हैं? पृथ्वी का तो केवल एक ही सैटेलाइट है ना, और वो है चंद्रमा, है ना। आप मुझे ये भी बताइए दो सैटेलाइट जो कि मंगल के दो सैटेलाइट का नाम बताइए। तो वैसे ही जो है ड्रैगन फ्लाई जो है वो टाइटन ग्रह जो कि टाइटन उपग्रह शनि का, उसके ऊपर जो है मिशन भेजने वाला है। तो ये बात क्लियर हो गई। और यहां पर जीवन को तलाश करने की बात की जा रही है। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट देता हूं एक, कि हमारा जो सौर मंडल है, जो सोलर सिस्टम है ना, जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इस सौर मंडल में सबसे ज़्यादा कहीं जीवन की संभावना है ना, तो वो टाइटन उपग्रह पर ही है, जो कि शनि का उपग्रह, राइट। तो सैटर्न सबसे बड़े मून टाइटन पर भेजा गया और पृथ्वी के अलावा जीवन की सर्वाधिक संभावना इसी पर बताई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो ड्रैगन फ्लाई मिशन 2026 में भेजा जाएगा। उसके बाद जो है नासा का जो है यूरोपा क्लिपर मिशन। तो आप मुझे नासा की फुल फॉर्म जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नासा की फुल फॉर्म क्या होती है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक एडवांस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि लियो, मियो और जियो क्या होते हैं? लियो, मियो और जियो, है ना, ये उपग्रह से भेजने से संबंधित है, पृथ्वी की कक्षाएं कहलाती हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए लियो, मियो और जियो क्या होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं पिछले दिनों में। दैट इज व्हाई आई एम गिविंग स्ट्रेस ऑन दीज, राइट। तो यूरोपा मिशन जो है, यूरोपा क्लिपर मिशन, यूरोपा जो है वो बृहस्पति का एक उपग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम गैनीमेड है, और वो पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, राइट। और वो लगभग बुध के आकार से भी बड़ा है। तो बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट, और यहाँ पर भी हम जीवन तलाश कर रहे हैं। ये नासा के द्वारा भेजा गया है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, है ना, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो ड्रैगन फ्लाई मिशन है ये कौन सी संस्था भेज रही है? आप सर्च करके मुझे बताइए। और यूरोपा क्लिपर मिशन तो आपको नाम से दिख रहा है नासा भेज रही है, राइट। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए, है ना, यहाँ पर प्राकृतिक उपग्रह है यूरोपा, है ना, गैनीमेड। तो गैनीमेड जो है ये बुध से भी बड़ा है, और ये बात क्लियर हो गई आपको। चलो आगे चलते हैं। मैसेंजर मिशन, ये एग्जाम में कई बार पहले पूछ लिया। मैसेंजर मिशन किसके संबंधित है? तो आप याद रखना बुध ग्रह के अध्ययन से संबंधित है। वॉयेगर 1, वॉयेगर 2 क्या है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो देखिए वॉयेगर 1 और वॉयेगर 2 वो मिशन है जिन्हें नासा ने भेजा, और वर्तमान में है ना ये हमारा जो सौर मंडल है, मतलब जो अंतिम ग्रह है, जो कि क्या है, वरुण ग्रह जो है ना,
यूरेनस और नेपच्यून जो ग्रह है उसके भी परे चले गए हैं और इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं। इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब ये है कि हमारे सौर मंडल से भी बाहर चले गए हैं वो। तो वॉयेगर 1 और वॉयेगर 2, तो आपसे पूछा जाए अब तक का सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाला मिशन कौन सा रहा है, जिसने सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय की है, वॉयेगर 1, और दूसरा सबसे ज़्यादा लंबा दूरी तय करने वाला वॉयेगर 2 मिशन है। और इन्होंने बृहस्पति को जाते जाते बृहस्पति को पूरा का पूरा एक बार सर्कुलेट किया, मतलब उसके चारों ओर घूमा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, फिर शनि उपग्रह पर पूरा चक्कर लगाया और उसके बाद में अरुण और फिर वरुण। और इस तरह के मिशन जो एक उपग्रह को केवल गोल राउंड करके पास करते हैं उन्हें पासर बाय मिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पासर बाय मिशन कहते हैं, राइट। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। मैसेंजर मिशन वॉयेगर 1 वॉयेगर 2 आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो बाह्य सौर मंडल के अध्ययन से संबंधित है, क्योंकि सौर मंडल के बाहर भी अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसिनी ह्यूगन मिशन। तो देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सी एजेंसी भेज रही है ना। वॉयेगर 1 वॉयेगर 2 किसने भेजे? तो नासा ने भेजे। तो कैसिनी ह्यूगन मिशन जो है वो नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी की मदद से सैटर्न पर यह मिशन भेजा जा रहा है ना। तो देखो ड्रैगन फ्लाई टाइटन पे भेजा, यूरोपा क्लिपर मिशन किस पे भेजा? तो यूरोपा क्लिपर मिशन आपको याद रखना, यूरोपा एक उपग्रह है बृहस्पति जुपिटर का। और आपको ये भी पता होगा कि बृहस्पति पे एक और मिशन भेजा गया था, जूनो मिशन। आपको पता है जूनो मिशन भेजा गया था। तो जूनो मिशन जो है वो सफल भी हो गया, 2015 में वो बृहस्पति पे पहुंचा भी था जूनो मिशन। तो याद रखना जूनो भी बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। तो ये जो है कैसिनी ह्यूगन मिशन है, कैसिनी ह्यूगन मिशन। तो शनि ग्रह इसके उपग्रहों की जानकारी जुटाने और शनि पर जो वलय हैं, क्या आप देखिए यहाँ पे मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन भी दिया है। शनि पर कुल 8 रिंग या वलय हैं, 3 मेन वलय हैं और 5 धूल भरी हैं। तो उसके वलय रिंग्स का कारण क्या है? उसी तरह से अरुण जो ग्रह है जिसका नाम यूरेनस है, उस पर भी क्या है? रिंग्स पाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये बहुत अच्छे जो है ना कंटेंट कवर किए हैं कि इसमें 8 रिंग से 8 वलय और इसमें 13 वलय हैं। तो ये बात आपको एक याद रखनी है, राइट। अब इसके बाद में जो आ रहा है ना, गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट। तो आप ये याद रखना, जूनो मिशन, यूरोपा क्लिपर मिशन यूरोपा पर, और गैलीलियो मिशन भी किस पर भेजा था, है ना, ये नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन पर भेजा गया था, बृहस्पति के अध्ययन के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं गैलीलियो कौन है और गैलीलियो की प्रमुख खोजें कौन है? आप मुझे बताइए गैलीलियो कौन से देश से संबंध रखते थे और उनकी प्रमुख खोजों का नाम बताइए। बेरिशीत मिशन, ये इजराइल ने भी हाल ही में भेजा था चंद्रमा पर और फ्लॉप हो गया था ये, है ना। बेरिशीत मिशन आपको याद होगा, और इसीलिए भारत का जो चंद्रयान 2 था ना, बेरिशीत मिशन से भारत ने कुछ चीज़ें सीखी कि हो सकता है कि हमारे साथ भी ये दिक्कत आ सकती है। तो भारत ने जो है ना अपने चंद्रयान मिशन को, आपको याद आ रहा होगा, जो एनालिसिस कर रहे थे, थोड़ा डिले किया था। तो वो इस बेरिशीत मिशन को के फेल होने पर ही हमने उसको नोटिस किया था। तो मून मिशन प्रमुख है ना, ये असफल रहा। उसके बाद भारत का चंद्रयान 2 भी ऑलमोस्ट असफल रहा था, ठीक है। तो बेरिशीत मिशन इजराइल का है, राइट, बेरिशीत मिशन। हाँ, इसके बाद में आ रही है एक ये स्पेस एक्स कंपनी है जिसके जो हेड है वो है इलॉन मस्क, और ये दुनिया के सबसे जो है ना क्रांतिकारी टेक्नोलॉजिस्ट माने जाते हैं। ही इज़ नोन एज द बेस्ट टेक्नोक्रेट इन द वर्ल्ड। और इन्होंने जो है ना ये भी परिकल्पना कर लिया कि भविष्य में स्पेस टूरिज्म होगा, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, मंगल के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, और इस तरह के कई सारे बिजनेसमैन ने जो है अपना जो है रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है। तो इलॉन मस्क ने, अभी एक और बात बताता हूँ मैं आपको, इलॉन मस्क अब तक जो है अमेरिका पूरी तरह से रशिया के ऊपर डिपेंडेंट था। अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जो है वो रशिया के मदद से, रशिया के विमानों से भेजता था। आपने सुना होगा सोयूज विमान, सोयूज जो हैं वो रशिया के हैं, ठीक है। जिस तरह से भारत का PSLV GSLV है और चाइना का लॉन्ग मार्च है। तो देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दीजिए कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और ये दुनिया का पूरे जो हमारे मतलब हम लोग जो आसपास देखते हैं ना उसमें सबसे बड़ी सैटेलाइट है, और यहाँ पर कई सारे लोग रुक भी सकते हैं। और आप मुझे साथ में ये भी बताइए कि वे कौन सी 2 महिला थी, पहली 2 महिला जिन्होंने स्पेस वॉक एक साथ किया था, और वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पे ही किया था, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए स्पेस एक्स जो कंपनी है वो इलॉन मस्क की है, और बेसिकली ये जो है ना इनका साउथ अफ्रीका में जन्म हुआ था, अभी अमेरिकन है ये। और फाल्कन जो है ना बहुत ताकतवर जो है एक लॉन्च व्हीकल है। जैसे जो हमारा
GSLV है, जिसे हम लोग है ना बाहुबली कहते हैं, इसरो का बाहुबली, GSLV MK3 जो है, GSLV MK3 वो जो है मैक्सिमम 4000 किलोग्राम वजनी ही सैटेलाइट को लेके जा सकता है। लेकिन ये जो फाल्कन है 4000 किलोग्राम का मतलब हो गया 4 टन। देखो 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम होता है ना, 1 टन बराबर 1000, तो 4000 टन की हैवी सैटेलाइट को है ना बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। लेकिन फाल्कन 9 जो है, फाल्कन जो है ये 64 टन का मतलब समझ रहे होंगे आप, सीधा का सीधा 8 गुना ज़्यादा है ना, सॉरी 16 गुना ज़्यादा, 16 गुना ज़्यादा जो है भारत के, देखिए पूरी भारत की स्पेस एजेंसी और एक ये प्राइवेट प्लेयर, तो इलॉन मस्क देखिए कितने आगे हैं है ना कुछ क्षेत्रों में। तो इलॉन मस्क ने ना रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल भी तैयार कर लिया है। इसका मतलब ये है कि वो सैटेलाइट भेजेंगे ना तो आकाश में छोड़ के वापस भी ऐसा का ऐसा उतर जाएगा, जैसे एक प्लेन उतरते हैं वापस से ज़मीन पे। तो ये फाल्कन जो है इससे रिलेटेड है, राइट। अब आ रही है बात इसरो जो है उसका GSLV Mark 3 इसरो का बाहुबली कहलाता है। ये 4000 किलोग्राम तक ही जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में भेज सकता है, जबकि लियो में कितना भेज सकता है ये 10 टन तक। तो लियो तो बहुत नीचे है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। लियो जो है वो 2000 किलोमीटर के अंदर वाला परिधि है, जबकि जियो जो है वो 36,000 किलोमीटर है ना, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूरी पर जब सैटेलाइट को लगाना होगा है ना, तो वहाँ पर जो है उसे है ना जियो कहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता दिया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जियो, लियो और मियो क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बहुत अच्छे से अगली क्लासेस में कवर करने वाला हूँ, राइट। तो देखिए, लेकिन भारत का आपसे ये पूछा जाए बाहुबली कौन है, तो GSLV MK3, और भारत का सफलतम लॉन्च व्हीकल जिसमें सबसे ज़्यादा सक्सेस रेशियो रहा और सभी सैटेलाइट्स को, दुनिया की और भारत की सैटेलाइट्स को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जो है ना अपनी लोकेशन पर स्थापित किया, तो वो PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1700 किलोग्राम तक की है। इट इज़ मोस्ट सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल इन इंडिया। और GSLV की फुल फॉर्म क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। और PSLV की फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। थोड़े बहुत यदि आप बता सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या अंतर है। अगली क्लासेस में मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। अगला देखिए, जूनो मिशन आ गया, मैंने बता दिया था बृहस्पति के अध्ययन से संबंधित है, नासा ने भेजा है। और आपको पता होगा कि जो बृहस्पति है उस पर एक बहुत बड़ा रेड स्पॉट है, वहाँ पर बहुत तेजी से जो है ना, चूंकि बृहस्पति ही सबसे तेजी से घूर्णन करता है, रोटेशन सबसे तेजी से है, 9.3 आवर्स में ये पूरा अपना चक्कर लगा लेता है, जबकि पृथ्वी से ये कई गुना बड़ा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बृहस्पति पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है और सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ब्लैक स्पॉट जो है वो सूर्य से संबंधित है, जबकि कभी भी प्रश्न आ सकता है रेड स्पॉट किस ग्रह से संबंधित है, बृहस्पति बताएंगे। ब्लैक स्पॉट किससे संबंधित है, सूर्य से बताएंगे। और ये जो सूर्य से संबंधित ब्लैक स्पॉट है ये हर 11 वर्ष में जो है ना पृथ्वी के सामने दिखाई देता है, और उस समय हमारे जो संचार सिस्टम है ना उसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो आप एक बार ब्लैक स्पॉट के बारे में पढ़िए, व्हाट इज ब्लैक स्पॉट ऑन सन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके कारण क्या होता है, सूर्य की जो तेज लहरें हैं ना, सूर्य की जो गर्मी है उसका प्रभाव पृथ्वी पर कम पड़ता है। तो रेड स्पॉट इज रिलेटेड टू बृहस्पति, क्योंकि उसका मतलब है बृहस्पति पे चलने वाली तेज हवाओं। और क्या कारण है, बृहस्पति बहुत तेजी से चलता है इसलिए। अगला जो मिशन आ रहा है, हम लोग जितने भी मिशन है ना आज करेंगे, आप अंत तक वीडियो को देखें तभी आपको संपूर्ण ज्ञान होगा, क्योंकि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, नो वन कैन टेल, राइट। तो आदित्य L1 मिशन ये भारत का मिशन है। आदित्य का मतलब ही क्या होता है, सूर्य का पर्यायवाची है, तो ये सूर्य का अध्ययन करेगा। और सूर्य का भी क्या, कोरोना देखो, कोरोना जो वायरस है ना, कोविड-19 जिसके कारण हो रहा है ना, नोवेल कोरोना वायरस, तो उसका भी शेप जो है ना एक क्राउन के समान है, इसीलिए उसका नाम कोरोना रखा है कि उस जैसे है ना उसके ऊपर जो है स्पाइक्स हैं प्रोटीन के, राइट। स्पाइक्स का मतलब नुकीली। तो कोरोना जो है सूर्य का बाह्य वाला भाग होता है जो सबसे ज़्यादा चमकता हुआ हमको दिखाई देता है। तो ये जो है आदित्य L1 मिशन, यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है इसका L1 का मतलब क्या है। L1 का मतलब है लेग्रांजे पॉइंट। अब देखिए लेग्रांजे पॉइंट क्या होता है, पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, सूर्य का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल 28 गुना ज़्यादा है, जबकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल 6वां भाग है, मतलब 1/6 है। तो वह पॉइंट जहां पर पृथ्वी का आकर्षण और सूर्य का आकर्षण 0 हो जाए,
उस बिंदु को लेग्रांजे पॉइंट कहते हैं। मतलब समझ में आ गया कि जहाँ पर न तो उस उपग्रह को सूर्य अपनी ओर खींच पाए न पृथ्वी अपनी ओर खींच पाए, जहाँ पर इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण शून्य हो रहा है, वह जो पृथ्वी से दूरी है वही लेग्रांजे पॉइंट कहलाता है। तो देखिए ये समझा दिया मैंने आपको, सूर्य और पृथ्वी के बीच का वह स्थान जहाँ पर दोनों की ग्रेविटी शून्य हो जाए, परिणामी ग्रेविटी शून्य हो जाए, और सूर्य की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी की तुलना में 28 गुना ज़्यादा है। तो देखिए अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सरस्वती क्लस्टर, है ना। ये कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन और दी वो भी पढ़ लेते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो तारा है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, विच इज द लार्जेस्ट स्टार ऑफ द यूनिवर्स। तो आप याद रखना UY स्कूटी दुनिया का सबसे बड़ा तारा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, और पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा है, और पृथ्वी का तीसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ये तीनों क्वेश्चन मुझे आप आंसर में कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आ रही है बात सरस्वती क्लस्टर की। देखिए क्लस्टर्स क्या होते हैं, आपको पता है ना कि पृथ्वी किस आकाशगंगा में है, तो पृथ्वी या सूर्य किस आकाशगंगा में है, तो आप क्या बताएंगे? मिल्की वे, दुग्ध मेखला। और यदि 3 से 20 गैलेक्सीज का एक साथ जो कंबाइंड रूप है उसे क्या बोलते हैं? एक क्लस्टर बोलते हैं, राइट, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? गैलेक्सी ग्रुप, ये क्लस्टर है। कई 100 गैलेक्सी के समूह को, है ना, जो क्लस्टर बोलते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, क्लस्टर 100 गैलेक्सी तक भी हो सकता है, वैसे 3 से 20 होता है सामान्यतः, राइट। अब जब ये जो क्लस्टर है ये 3-4 के एक साथ समूह, मतलब आप समझ गए, यदि 100 मानूं तो 100 और 4, यदि क्लस्टर 4 सुपर क्लस्टर 4 से मिलके बना है वो, तो इसका मतलब 400 गैलेक्सीज का पूरा एरिया है ना, उसे क्या बोलेंगे? आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गैलेक्सी कितनी बड़ी होती है। मतलब एक जो आकाशगंगा है उसमें सूर्य तो एक बिंदु मात्र है बस, है ना। तो गैलेक्सीज बहुत बड़ी होती है, तो बहुत सारी गैलेक्सीज का जो समूह है उसे सुपर क्लस्टर कहा जाता है। तो सरस्वती सुपर क्लस्टर है ना, ये भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा है। तो ये सरस्वती सुपर क्लस्टर में केवल 3-4 नहीं, जबकि 42 क्लस्टरों का समूह है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा होगा, और ये भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पुणे जो संस्था है वहाँ पर खोजा गया। तो आप मुझे उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने सरस्वती सुपर क्लस्टर को सबसे पहली बार देखा था, राइट। और कितने क्लस्टर्स हैं इसमें? 42। और एक क्लस्टर में सामान्यतः हम कितना मानते हैं? 3 से 20 गैलेक्सीज होती हैं, राइट। 3 से 20 गैलेक्सीज मतलब आकाशगंगा है, जैसे मिल्की वे है, हमारी निकटतम आकाशगंगा का नाम एंड्रोमेडा है ना। तो ये बात आपको जरूर पता होगी। तो यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है, और इसके खोज का श्रेय भारतीय वैज्ञानिकों को जाता है। उस वैज्ञानिक का आपको मेरे को नाम बताना है। भारत ने IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि 7 उपग्रह से मिलकर बना है, का एक कॉन्स्टेलेशन का मतलब ही होता है तारों का समूह। ये आपको वन वर्ड में भी पूछा जाता है। द कलेक्शन ऑफ स्टार इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन। तो नाविकों के, है ना, 7 उपग्रह भारत ने भेजे। जिस प्रकार GPS है, जिस प्रकार रशिया का ग्लासनोस है, वैसे ही भारत ने भी क्या है, अपना खुद का GPS बनाया और इसको नाविक नाम दिया है। और वैसे इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? IRNSS। और इसमें कुल कितने सैटेलाइट्स हैं? 7। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ लिया। IRNSS की फुल फॉर्म बताइए, है ना। नाविक की फुल फॉर्म भी बताइए, नाविक की फुल फॉर्म क्या है? जो भारत का जो पूरा लैंड है ना, जो टेरिटरी है उसके, जैसे मान लीजिए ये पूरा भारत है, ये भारत है, तो ये भारत के 1500 किलोमीटर के दायरे में कौन क्या मूवमेंट कर रहा है। मान लो शिप यहाँ चल रही है, तो इन सबको क्या है ना, मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। देखिए यदि ये है ना, ये भारत है, ये भारत है, यदि मान लो मैं शॉर्टकट में बना देता हूँ, ये भारत है, तो इसके चारों ओर 1500 किलोमीटर, और यहाँ पर कोई सैटेलाइट शिप, तो इस पर हम नज़र रख सकते हैं कि हमारे जो विशेष जो सबसे दुश्मन राष्ट्र है वो किस तरह से, है ना, भारत में मूवमेंट चल रहा है। तो ये पता चल सकता है IRNSS से, है ना। तो ये पूर्णतया जो है, एक तो प्रदेश की टेरिटरी की जानकारी देगी और नौवाहन नेविगेशन में मदद करेगी जब भी कोई शिप्स वगैरह मूव करती है। तो इसके बाद में गगनयान मिशन आ रहा है, भारत 2022 में भेजेगा। अंतरिक्ष में मानव को भेजने का प्रयास जारी है, और भारत ने जो है रशिया की मदद से, है ना,
अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जो है लगभग पूरा तैयार कर लिया है और लोगों को भी चुनाव कर लिया है कि कौन लोग जाएंगे। तो देखिए ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ गया क्या कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर भारत का कहाँ बना है, तो बेंगलुरु में बना है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बेंगलुरु में बना है। और दुनिया की सबसे छोटी सैटेलाइट जो है कलाम सेट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कलाम सेट किसने बनाई थी। ये दुनिया की सबसे है ना माइक्रो सैटेलाइट के नाम से जानी जाती है, सबसे सूक्ष्म सैटेलाइट के नाम से जानी जाती है। अब जो है ये क्लास लगभग समापन की ओर है, केवल कुछ है ना वन लाइनर क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवा रहा हूं। पंच या पार्कर मिशन, देखो पार्कर जहां भी शब्द आए ना सूर्य याद रखना, तो नासा सूर्य के ऊपर पंच या पार्कर मिशन भेज रहा है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि जो चंद्रा नाम से जो मिशन है चंद्रा, वो कौन सा देश बना रहा है, सर्च करके बताना, आप इसरो मत आंसर दे देना, राइट। तो चंद्रा मिशन जो है कौन सा एजेंसी या कौन सा देश भेजेगा। पंच और पार्कर मिशन, ये बात क्लियर होगी। GSAT-11 इसरो का अब तक का सबसे बड़ा सैटेलाइट है ना, GSAT-11 है ना, वो भारत का सबसे बड़ा सैटेलाइट है और ये भारत ने भेजा भी नहीं था, भारत के GSLV द्वारा नहीं भेजा गया ये, है ना। इसे जो है फ्रेंच गुयाना के तट से हमने भेजा था, राइट। अब जो है जो इसरो ने ना अभी यंग बच्चों के लिए जो है ना उनके स्कूल प्रोग्राम निकाले ताकि बच्चों में क्या है इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर भी, स्पेस टेक्नोलॉजी पर भी रिसर्च करने की सोच रहे। तो युविका नाम का यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया है। आपको कभी भी कोई समस्या क्वेरी होती है आप मुझे इस नंबर पे जो है ना व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, है ना। तो देखिए अब जो आ रहा है चाइनीज़ नेशनल स्पेस एजेंसी, ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये चाइनीज़ नेशनल स्पेस एजेंसी, ये चाइना की स्पेस एजेंसी है जो आजकल चाइना भी बहुत अच्छी रिसर्च कर रहा है इस क्षेत्र में, इसरो के क्षेत्र में। और भारत जो है ना सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल, सबसे सस्ते बजट पर बहुत अच्छी चीज़ भेज देता है। CNSE जो है ये फ्रांस की जो है स्पेस एजेंसी है, CNES, है ना। इसके बाद में बात आ रही है कि IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी और इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी सेल बना रहे हैं। तो ये क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी एक सेल बना रहे हैं, विशेष इस पर क्या है ये लोग काम करेंगे, ठीक है। इसरो एक्सपोसैट मिशन जो है, एक्सपो मतलब है कि एक्स रे जो कॉस्मिक किरणें आ रही हैं, ब्रह्मांड से जो कॉस्मिक किरणें आ रही हैं उसका अध्ययन किस में करेगा, इसरो एक्सपोसैट में। इसरो की कमर्शियल विंग जो है, देखो आपको ये बात पता है ना कि इसरो के पास पूरे विश्व के सभी देश जो है ना सैटेलाइट भिजवाते हैं आजकल, और PSLV की मदद से हम लोग है ना, आपको ये भी बात याद होगी कि भारत ने 104 सैटेलाइट एक ही है ना लॉन्च व्हीकल से 104 सैटेलाइट जो है उनको स्थापित किया था अलग अलग कक्षाओं में, अलग अलग देशों की सैटेलाइट को। तो ये भारत का है ना अभी तक का वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, ऐसा कोई भी देश नहीं कर पाया। तो जो दुनिया के दूसरे देश भारत को ये टारगेट देते कि भाई हमारी सैटेलाइट को भेज दो, तो उस वहाँ से हमारा रेवेन्यू पैसा भी जनरेट होता है। तो उसकी जो डीलिंग करती है, जो मैनेजरियल यूनिट है, वो एंट्रिक्स है। और एंट्रिक्स पे भी बहुत सारे जो है ना आरोप लगे थे, इसलिए इसरो की एक और जो है कमर्शियल विंग निकाली, न्यू स्पेस इंडिया टेक्नोलॉजी, इस पर कई सारे क्वेश्चन आ गए। जो मैंने टॉपिक करवाए हैं ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन आ लिए हैं, आप ध्यान से पढ़ लेना। इसका जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का जो है डिस्क्रिप्शन दिया है। भारत अपने स्वयं का स्पेस स्टेशन 2030 में बनाएगा, जैसे कि अभी 6 देशों ने मिलकर जो है ना इंटरनेशनल स्पेस सेंटर बनाया हुआ है ना। और भारत का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट पृथ्वी को बाहर से अध्ययन करेगा, है ना। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट वो हाइसिस मिशन, ये इसरो के द्वारा है। तो हाइसिस मिशन याद रखना इसरो द्वारा, जूनो मिशन नासा द्वारा बृहस्पति पर, है ना। और कैसिनी ह्यूगो मिशन जो है वो शनि पर, यूरोपा क्लिपर मिशन यूरोपा जो कि उपग्रह है बृहस्पति का, और एक और जो है ड्रैगन फ्लाई मिशन आपको याद रखना है, चैंग E4 मिशन याद रखना है, और बेरशीत मिशन याद रखना है, हाइसिस मिशन याद रखना है। ये सारे मिशन आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अभी मिशंस की पूरी सीमा खत्म नहीं हुई है, हमको और भी मिशंस पढ़ने पड़ेंगे। अगले लेक्चर के लिए आप जरूर इंतजार करें, मैं आपको बहुत अच्छे से इसी तरह से डीपर इंसाइट देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।